हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस YouTube चैनल मार्वल्स लर्निंग में। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने फायर एंड आइस पोइम को कंप्लीट डिस्कशन किया था, जिसके अंदर मैंने आपको उसका ट्रांसलेशन किया था, उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताया था और साथ ही हमने उस पोइम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक नई पोइम को डील करने वाला हूं और उस पोइम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी पोइम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले हम पोइम के मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जनरली अगर अपन डस्ट की बात करें तो डस्ट का मतलब होता है धूल। क्या होता है? धूल। लेकिन यहां पर जो पोइट है, पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अभी इसके बाद हम डील करेंगे पोइट इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं डस्ट का। अगर जनरली अगर अपन बात करते हैं तो डस्ट का मतलब होता है धूल, लेकिन इस कविता के अंदर, इस पोइम के अंदर कवि ने यानी पोइट ने इसका मतलब फॉलिंग से लिया है, मतलब गिरने से लिया है। तो यहां पर अगर आपको पूछे कि डस्ट का मतलब क्या है, तो डस्ट का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? डस्ट का मतलब हो जाएगा फॉलिंग, गिरने से। यहां डस्ट का मतलब है गिरने से, स्नो का मतलब होता है बर्फ, बर्फ का गिरना। तो ये इस पोइम का अर्थ हुआ। अब इस पोइम को लिखने वाले कौन हैं? इस पोइम को लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिका से बिलोंग करते थे, यानी अमेरिका के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें अमेरिकन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, जैसे हम भारत के अंदर रहते हैं तो हमें भारतीय यानी इंग्लिश में हमें इंडियन बोला जाता है, उसी प्रकार ये अमेरिका में रहते थे, इसीलिए इन्हें अमेरिकन बोला जाता था। दूसरी चीज इनके बारे में, ये जो है प्रकृति से बहुत ही प्रेम करते थे, इसीलिए ये अपनी ज्यादा पोइम है, इन्होंने ज्यादातर अपनी जो पोइम है, जो कविताएं हैं, उन्होंने नेचर के बारे में लिखी है। अब नेचर के अंदर इन्होंने रियलिटी के बारे में लिखी है, यानी प्रकृति के अंदर ये हमारी रियल लाइफ में जो चीजें होती है उनके बारे में इन्होंने लिखी है, इसीलिए इन्हें रियलिस्टिक पोइट कहा जाता है। तो सबसे पहले ये अमेरिका के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें अमेरिकन बोला जाता था। दूसरी चीज, ये नेचर से बहुत ही लव करते थे, बहुत प्रेम करते थे और ये रियलिटी के बारे में अपनी ज्यादातर पोइम लिखते थे, इसीलिए इन्हें रियलिस्टिक पोइट बोला जाता था। ये हुआ हमारा कवि परिचय। अब बात करते हैं इसकी समराइज की। इस पोइम की समरी क्या है, इस पोइम की थीम क्या है, उसको हम डील करते हैं। इस कविता के माध्यम से यानी इस पोइम के माध्यम से जो कवि हैं, जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने हमें दो चीजें अपने जीवन शैली में उतारने के लिए कहा है। अब वो दो कौन सी चीजें हैं? पहली चीज इन्होंने कहा है कि हमें कभी कभी हमें नकारात्मक यानी नेगेटिव थिंग्स को भी अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी ये चीज कही थी इन्होंने कि छोटी सी घटनाएं भी हमारी जिंदगी को बदल सकती है। अब ये किस कंडीशन पे इन्होंने ऐसी चीज कही? तो एक बार क्या होता है, ये घूमते घूमते ये दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो परेशान होते हैं तो क्या है कि एक बार ये घूमते घूमते हेमलॉक ट्री के पास चले जाते हैं और हेमलॉक ट्री के ऊपर जो है बर्फ की बूंदें थी, उसकी पत्तियों पर जो थे वो बर्फ लगे हुए थे और उस पेड़ के ऊपर एक क्रो यानी कौवा बैठा था। तो अब क्या है कि उस पेड़ की पत्तियों के ऊपर बर्फ थी। अब जैसे ही जो क्रो था वो उस पेड़ पे मूवमेंट करता है और मूवमेंट करने से वो बर्फ की बूंद है वो कवि के ऊपर आकर यानी पोइट के ऊपर आकर गिर जाती है और गिरते ही जैसे ही बर्फ की बूंद कवि पर गिरती है और कवि का जो मूड है, मन है, वो बदल जाता है। उस कंडीशन पर कवि कहते हैं। तो ये दो चीजें कौन कौन सी आई? दो चीजें देखो, हेमलॉक ट्री का यूज ज्यादातर जो पोइट होते हैं वो डेथ के सेंस में करते हैं, यानी मृत्यु के सेंस में करते हैं। किसका प्रयोग? हेमलॉक। और दूसरी बात, क्रो का भी यूज जो है डेथ के सेंस में करते हैं, यानी हेमलॉक और क्रो जो हमारे लिए थी नेगेटिव चीजें थी, अब उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया।
दूसरी चीज, छोटी सी चीज क्या थी? छोटी सी चीज वो थी बर्फ की बूंद, यानी छोटी सी बर्फ की बूंद थी, कवि के ऊपर जाती है और कवि के ऊपर जैसे ही वो बूंद गिरती है तो कवि का मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से दो चीजों के बारे में बताया कि कभी कभार हमें नकारात्मक यानी नेगेटिव थिंग्स को भी अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना चाहिए और छोटी चीजें भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। अब आइए इस पोइम को हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं, जिससे हमें ये कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा तो लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो, पोइम का नाम है। तो कवि कहते हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी जो वे है, जो क्रो है, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कवि कहते हैं कि जो कौवा है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है, उस पे क्या है कि उस पे बर्फ है, और जैसे ही जो कौवा है, जो क्रो है, उस पे मूवमेंट करता है, मूवमेंट गिरने से क्या होता है? जो बर्फ की बूंद है वो किस पे गिर जाती है? पोइट पे गिर जाती है। तो पहले स्टेंजा में ये बात कही है। फिर आगे क्या कहते हैं? हैज गिवन माई हार्ट, और मेरा जो दिल है दिया है, ए चेंज ऑफ मूड, क्या कर दिया है? बदल दिया है। किसको? मेरे मूड को। यानी जब जो बर्फ की बूंद है पोइट के ऊपर आकर गिरती है तो क्या होता है? पोइट का जो मूड है, मन है, वो क्या हो जाता है? चेंज होता है। और कहते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने कुछ दिन बचाया, ऑफ ए डे, उस दिन का, आई हैड र्यूड, यानी जो दिन मेरा खराब होने वाला था उस बचे हुए दिन को भी उस बर्फ की बूंद ने क्या कर दिया? उस दिन को मेरे लिए क्या बना दिया? अच्छा बना दिया। तो यहां पर दो चीजें बन के आती है, दो चीजें हमारे सामने निकल के आती है। अब पहला सवाल आता है कि बूंद गिरने से पहले कवि का मूड क्या था? तो जाहिर सी बात है कवि क्या थे? दुखी थे, परेशान थे, और जैसे ही बर्फ की बूंद उन पे गिरती है तो उनका मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो कवि ने हमें है जो दो चीजों के बारे में बताया है, पहली चीज ये कही है कि हमें कभी कभार अपनी जिंदगी में नेगेटिव थिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए, और दूसरी चीज ये कही थी कि छोटी सी चीज जो है हमारी जिंदगी में क्या है? क्रांति ला सकती है, यानी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर मैं बात करूं इस पोएम के लिटरेरी टर्म्स की, तो लिटरेरी टर्म्स में के अंदर यहां पर अलिट्रेशन को यूज किया गया है। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, यानी एक ही वर्ड का जो साउंड है बार बार रिपीट हो, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि सेव्ड और सम, सेव्ड सम, तो यहां पर आप देखोगे एस का भी साउंड रिपीट हो रहा है सेव्ड में भी, और सम में भी एस का साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? अलिट्रेशन यूज हो रहा है। अगर मैं राइम की इसकी बात करता हूं तो राइम क्या होता है? राइम होता है कि किसी भी स्टेंजा का जो लास्ट का साउंड है उसको इक्विवेलेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो क्रो, क्रो का, और फिर उसके बाद मी, क्रो मी, फिर ए बी, फिर आता है स्नो, स्नो क्रो स्नो। तो यानी अगर इसकी राइम इसकी की मैं बात करता हूं तो वो आपकी हो जाएगी ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी क्रो का साउंड और स्नो का साउंड, स्नो का साउंड क्या इक्विवेलेंट है? क्रो और स्नो का साउंड क्या इक्विवेलेंट है? मी और ट्री, तो दोनों का साउंड इक्विवेलेंट है। तो पहले स्टेंजा की जो राइम हो गई वो आपकी हो गई ए बी। दूसरा देखते हैं हर्ट मूड पार्ट, हर्ट पार्ट का जो साउंड है वो इक्विवेलेंट है, और मूड और रूड दोनों का साउंड इक्विवेलेंट है। तो इसकी भी राइम हो जाएगी दूसरे स्टेंजा की ए बी। अब अगर आपको पूछे कि इसकी राइम क्या है तो इस पोएम की राइम हो जाएगी आपके ए बी, मतलब जो इनके लास्ट वर्ड का जो साउंड है वो इक्विवेलेंट है, उसको ही क्या बोला जाता है? राइम बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने स्टडी को सुचारू रूप से जारी कर सके। धन्यवाद।